अस्सलाम वालेकुम बेटा। चले स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी स्टूडेंट्स आ गए लेट्स स्टार्ट। बाकियों के साथ ये कि रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है? तो जो भी बाद में अपनी आसानी से अपनी कन्वीनियंस से देख ले। अच्छा, आज की क्लास में हमें बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करके सूडो कोड हम समझने की और बनाना सीखने की कोशिश करेंगे। और यूँ समझ लें कि बिल्कुल इस तरह से लेके चलेंगे कि जैसे आप फर्स्ट टाइम एवर आज ये सूडो कोड बनाना सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है? जहाँ कहीं मेरी आवाज़ में, ऑडियो में कोई इशू हो तो बेटा मुझे बता देना, ठीक है? भले जैसे भी अनम्यूट करके या चैट में लिख के, ठीक है? अच्छा, देखिए सबसे पहले सूडो कोड की थोड़ी-सी साइकी या इसका अपना बैकग्राउंड और थोड़ी-सी इसकी चीज़ें, इसके मामलात समझ लें कि सूडो कोड इटसेल्फ है क्या? देखें, हमें इसका बैकग्राउंड थोड़ा-सा समझना होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ऐप ज़ाहिर किसी एक प्रोसेस से गुज़र के बनती है। आज हम जितने भी अपने मोबाइल्स में, अपने पीसीज़ में, लैपटॉप्स में सॉफ्टवेयर्स या ऐप्स को यूज़ करते हैं, वो डेफ़िनेटली उनको बनाया, उनको डिज़ाइन किया गया है और उनको डिज़ाइन किसी न किसी प्रोग्रामर या किसी न किसी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर ने उसको बैठ के प्रोग्राम किया है, उसको डिज़ाइन किया है, ठीक है? अच्छा, अब वो सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किया गया है उसको ज़ाहिर है उसने किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाके बनाया होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो टूल होता है जिस पे जाकर आप अपनी मर्ज़ी का जो भी चाहें, जैसा भी चाहें, आप सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या ऐप बनाते हैं और डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था पीडीएलसी, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये वो स्टेजेस होती हैं, ये वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसमें क्या करता है प्रोग्रामर कि वो उसको एक गाइडलाइन, एक सजेस्टेड गाइडलाइन है कि भई पीडीएलसी, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये वो स्टेज है जिसमें होगा क्या कि प्रोग्रामर बैठ के पहले एक पूरा प्लान चॉक आउट कर रहा होता है। ठीक है, 1 सेकंड में ज़रा सेटिंग इसकी कर दूँ। अ, अच्छा, आपको कुछ पूछना हो या कुछ डिस्कस करना हो तो आप चैट में लिख देना या मुझे बोल देना तो मैं अनम्यूट कर दूँगा। अच्छा, हम अभी सूडो कोड पे जाने से पहले थोड़ा-सा मैं इसका आपका माइंड मेकअप कर रहा हूँ रिगार्डिंग सूडो कोड है क्या चीज़। प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बनाना है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, ठीक है? उसके लिए वो पीडीएलसी की स्टेजेस जो कि उसके लिए गाइडलाइन है उसको फ़ॉलो करेगा। अब वो पीडीएलसी की क्या स्टेजेस थी भई कि सबसे पहले वो एनालिसिस जो करता है। अब ये पीडीएलसी सिर्फ़ थ्योरेटिकली हम नहीं पढ़ते, यानी जब कभी आप कोई भी छोटा-बड़ा प्रोग्राम डिज़ाइन करोगे, उसका सूडो कोड बनाओगे या 15 नंबर वाला सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करोगे, तो उस वक़्त भी आपने इन स्टेजेस को माइंड में लेकर आना है कि सबसे पहले एनालिसिस स्टेज में 3 चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि मेरे सामने छोटा सवाल है या 15 नंबर वाला सवाल है, उसमें क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए प्रोग्राम बनाने को कहा गया है। क्या वो कोई एक होटल की बुकिंग की सॉफ्टवेयर या ऐप है, ठीक है? वो कोई फूड डिलीवरी की कोई ऐप है, कोई ऑनलाइन कैब बुकिंग की ऐप है, तो प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन भी हो रही होती है एनालिसिस में। फिर उसके साथ-साथ जो है वो एब्स्ट्रैक्शन भी हो रही होती है कि हम सवाल को पढ़कर हम अपने पास कहीं जॉट डाउन कर लेते हैं साइड पर कि भई इस प्रोग्राम के अंदर मुझे ये काम सारे करके देने हैं, ठीक है? ताकि हमारा फ़ोकस उन पे रहे, हम उनको लाइमलाइट में ले आते हैं कि अच्छा मुझे ये कुछ यूज़र से पूछना है, उस जो कुछ वो बताएगा उसके ऊपर ये सारी वर्किंग करवानी है और उस वर्किंग के नतीजे में ये सारा कुछ जो रिज़ल्ट निकलेगा ये आउटपुट भी करवाना है। ये हम एब्स्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं एनालिसिस स्टेज में। तीसरा काम फिर हम कर रहे होते हैं डिकम्पोज़िशन, कि उसी सवाल को अच्छी तरह से पढ़ के, उसी सवाल को अच्छे से एनालाइज़ करके हम डिकम्पोज़ कर रहे होते हैं कि अच्छा ये सवाल के अंदर जो मुझे इतने सारे टास्क दिए गए, इनको मैं इस तरह से फर्दर छोटे स्मॉलर टास्क, सब टास्क्स में ब्रेक करके यूँ ये ओवरऑल एक अल्टीमेटली गोल अपना टारगेट अचीव करवाऊँगा। तो यूँ हम पीडीएलसी के अंदर एनालिसिस स्टेज में जब हम पेपर में भी हम सूडो कोड बना रहे होते हैं, तो अब ये सब चीज़ें या एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने बैठता है, तो वो पीडीएलसी के एनालिसिस स्टेज में इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज जो है हमारे प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, वो है डिज़ाइन स्टेज, जिसमें है 3 चीज़ें, स्ट्रक्चर डायग्राम, फ्लो चार्ट और आपका सूडो कोड। तो आज हमें सूडो कोड पे बात करनी है मेनली, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करके
1 सेकंड ज़रा रुकिएगा बेटा। तो हमें जो बात करनी है डिज़ाइन स्टेज की, जो मैंने आपसे बात की, डिज़ाइन स्टेज में ये सेकंड स्टेज है हमारे पीडीएलसी की। और ये याद रखिएगा कि डिज़ाइन स्टेज जो है ये आपके यूँ समझ लें कि प्रोग्रामिंग, एक्चुअल कोडिंग पे जाने से पहले की स्टेज है। यानी मैं अगर एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हूँ, तो मैं अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, अपना उसकी कोडिंग बाद में करूँगा, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाके करूँगा, बट सबसे पहले मैं बैठ के ऑन पीस ऑफ पेपर मैं ये अपना एक डिज़ाइन चॉक आउट कर रहा हूँ कि मेरा जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, उनका क्या फीचर होगा, किस तरह से, ये सब सारा कुछ मैं डिज़ाइन स्टेज में पीडीएलसी की बैठ के जो है वो बना रहा हूँगा ऑन पीस ऑफ पेपर। अभी मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे नहीं जाऊँगा। तो ये जो डिज़ाइन स्टेज के अंदर 3 पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ डिज़ाइन है, जो कि सारे के सारे ऑन पीस ऑफ पेपर बनते हैं। फ्लो चार्ट हो जाए आपका, या आपका स्ट्रक्चर डायग्राम हो जाए, या आपका सूडो कोड हो जाए, ये सब होते ऑन पीस ऑफ पेपर हैं, ये सारे डिज़ाइन की फॉर्म्स। तो अब हम ज़रा सूडो कोड की बात कर लेते हैं, ठीक है? सूडो कोड बेसिकली है क्या? सूडो कोड को हम कह सकते हैं कि भई ये हमारा जो है, ये सिम्प्लिफाइड वर्ज़न ऑफ कोडिंग है। यानी ये ऐसी फॉर्म ऑफ कोडिंग है जिसके अंदर हमारे पास, यानी हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करना होता जब हम सूडो कोड की बात करते हैं। वर्ड सूडो का क्या मतलब है? सूडो मीन्स लुक अलाइक, यानी कोई चीज़ किसी एक दूसरी चीज़ जैसा दिख दिख रही है, लेकिन वो वैसी एक्चुअली है नहीं। और तो ये सूडो कोड, ये कोड जैसा दिखता ज़रूर है, उस जैसा प्रिटेंड ज़रूर कर रहा होता है, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअल कोड। अच्छा, इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं बहुत सारे, कि इसको लिखते वक़्त आप कहीं पे भी लिख रहे हो पीस ऑफ पेपर पे, आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स ऑफ सिंटैक्स को फॉलो नहीं करना, कि पाइथन में ये कमांड कैसे लिखी जाती है, विजुअल बेसिक में कैसे लिखी जाती है, ये सब आपको नहीं सोचना। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल इंग्लिश, जो आप आम बोलचाल में या आम अपने आप अपनी बात को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी काम के लिए लिख रहे होते हो, उस नॉर्मल इंग्लिश में आपको सूडो कोड लिखना होता है। यानी आप सूडो कोड में स्टेप बाय स्टेप बताते हो कि पहले ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम। ये सब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कमांड्स या कोडिंग के स्टाइल में नहीं लिखी जाती। उस जैसी, उससे मिलती-जुलती ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंप्लिफाइड और सिंपल वर्ज़न होता है। इसीलिए हम इसको सूडो कोड कहते हैं, क्योंकि ये उस जैसा अप टू सम एक्सटेंट दिख ज़रूर रहा होता है, लेकिन ये एक्चुअल कोड, जिसको टेक्निकली प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट हम कहते हैं, ये वो होता नहीं है। अच्छा, अब अगर हमें ये पता चल गया कि भाई सूडो कोड के अंदर प्रोग्राम जो कि बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाकर एक्चुअल में बनाया जाएगा, कोड किया जाएगा, उसका एक तरह का प्लान होता है स्टेप बाय स्टेप, जो कि हम सिंपल या सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इंग्लिश में लिख रहे होते हैं ऑन पीस ऑफ पेपर। तो इसके अंदर फिर हमें कुछ इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ती हैं, ठीक है? उन टर्मिनोलॉजीज़ में हमारे पास, जो हमें सबसे पहले जो चीज़ पता होनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। चाहे आपका 2 नंबर का सूडो कोड का सवाल आए, 4 का, 6 का, या इवन कि आपका 15 नंबर का सवाल आए, इन सारे के सारे सवालों में हमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हमें पता हो कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते क्या हैं। तो थोड़ा-सा इसको ज़रा स्पीड में लेके चलते हैं कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या हैं। मैथ्स में, अलजेब्रा में आप लोगों ने डिस्कस किया, पढ़ा, बहुत दफ़ा पढ़ा होगा भाई, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है? जब भी हम उनको वेरिएबल्स कह रहे होते हैं, ठीक है? वेरिएबल मीन्स ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू वेरी होती रहे, चेंज होती रहे, तो उसी को हम वेरिएबल कह रहे होते हैं। जबकि कांस्टेंट वर्ड की अगर हम बात करें, तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स हो, चेंज ना होती हो, ठीक है? तभी हम उसको कांस्टेंट बोल रहे होते हैं। अच्छा, अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट प्रोग्रामिंग में कहाँ से आ गए? सूडो कोड में कहाँ से आ गए? और सूडो कोड में इनका क्या मीनिंग है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूडो कोड? देखें, प्रोग्रामिंग में, सूडो कोड में याद रखिएगा कि हमें डेटा कंटेनर्स चाहिए होते हैं, ठीक है? डेटा स्टोरिंग या डेटा होल्डिंग कंटेनर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है? किसी भी आप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को ज़रा दिमाग में लेकर आएँ और सोचें, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में सोचें, चाहे वो कोई छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर हो, बेसिक से बेसिक हो, या कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर आप सोच लें, और फिर उसमें ज़रा ये सोचें कि क्या उस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़र से पूछकर या कुछ भी, किसी भी किस्म का डेटा इन्वॉल्व होता है या नहीं होता।
तो शायद ही आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसमें डेटा की इन्वॉल्वमेंट ना होती हो। डेटा की तो इन्वॉल्वमेंट होती है। अब जब डेटा की इन्वॉल्वमेंट होती है तो डेटा को होल्ड करने के लिए कुछ कंटेनर्स भी चाहिए। कहाँ रखें डेटा? जैसे मैं आपसे अभी एक कहूँ कि मुझे आप अपना नाम बताएँ और मुझे आप अपनी कुछ डिटेल्स बताएँ, फिर मैं आपके बारे में कुछ चीज़ें बनाकर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नंबर बताएँगे अपने किसी सब्जेक्ट में तो मैं परसेंटेज निकाल दूँगा, परसेंटेज बताएँगे तो मैं आपको ग्रेड कैलकुलेट करके आपका बता दूँगा। तो इट मीन्स मैं जो आपसे वर्बली पूछ रहा हूँ, इसमें भी मैं डेटा को आपसे पूछने के बाद कहीं स्टोर कर रहा हूँ और वो जगह है मेरा माइंड, मेरा ब्रेन। इसी तरह से सॉफ्टवेयर कोई छोटे से छोटा, बेसिक से बेसिक हो या आपका बड़े से बड़ा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर हो, प्रोग्राम हो, उसको डेटा तो होल्ड करना पड़ता है। कभी वो एजेस भी हो सकती हैं, कभी वो कोई एरिया वॉल्यूम भी हो सकता है, वो लेंथ भी हो सकती है, वो पैरामीटर भी हो सकता है, वो प्राइसेस भी हो सकती हैं, वो कुछ भी किसी भी किस्म का डेटा हो सकता है। तो उस डेटा को होल्ड करवाने के लिए जो है, वो डेटा स्टोरेज कंटेनर या डेटा होल्डिंग कंटेनर्स चाहिए होते हैं। तो बेसिकली अपने पास एक लाइन अगर आप लिख लें ये कि भई हमारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों के दोनों जो है ये डेटा स्टोरेज कंटेनर्स हैं, ठीक है? बस इनकी नेचर में फ़र्क ये है कि वेरिएबल एक ऐसा डेटा स्टोरेज कंटेनर है, जिसके अंदर वैल्यू फिक्स नहीं है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वेरिएबल के अंदर वैल्यू कुछ भी आके सेव हो सकती है अगले ही लम्हे, और कभी भी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के चलने के दौरान वो वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई दूसरी वैल्यू आके उसकी जगह ले सकती है। ऐसे डाटा स्टोरेज कंटेनर को जिसके अंदर वैल्यू आकर एक ना रहे, बदलती रहे, डिफरेंट वैल्यूज आके जिसमें स्टोर होनी हो, उसको हम ऐसे डाटा स्टोरेज कंटेनर को हम कह रहे होते हैं वेरिएबल। और ऐसे डाटा स्टोरेज कंटेनर को जिसके अंदर वैल्यू स्टोर तो होनी है, लेकिन वो वैल्यू फिक्स होनी है, वो वैल्यू चेंज नहीं होनी, तो ऐसे डाटा स्टोरेज कंटेनर को हम कांस्टेंट कह रहे होते हैं। ठीक है? अच्छा, इसकी एग्जांपल्स भी देख लेंगे। लेकिन साथ-साथ अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, फिर एग्जांपल्स ऐसी देखेंगे जिसमें ये 3-4 बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, उनको एक साथ हम यूज़ होता हुआ या अप्लाई होता हुआ सूडो कोड में देख लेंगे। जैसे एक बहुत छोटी-सी एग्जांपल है कि आप एक बहुत बेसिक सी गेम खेल रहे हैं, इसके अंदर आपका जो स्कोर है वो स्टार्टिंग में शायद 0 से शुरू होगा, लेकिन वो स्कोर आपका इंक्रीज़ करता जाएगा एज़ यू प्रोग्रेस इन द गेम, ठीक है? इसी तरह लाइव्स आपकी जो है वो आपको शुरू में 3 मिल रही हैं, 5 मिल रही हैं, लेकिन जब आप बार-बार उस गेम को हार रहे हैं, आपका कैरेक्टर मर रहा है, तो हर दफ़ा वो आपके प्लेयर की लाइव्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं। तो ये दोनों जो हैं, ये आपके वेरिएबल्स की एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है हम अगली बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की। ठीक है, डेटा टाइप्स क्यों भाई? देखो, वेरिएबल के अंदर और कांस्टेंट के अंदर जिनको हम कह रहे हैं कि ये डेटा स्टोरेज कंटेनर्स हैं, दोनों के अंदर वैल्यू जो आके स्टोर होगी वो सर्टेन टाइप की हो सकती है, ठीक है? मैं कहूँ कि मेरे घर में एक किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल है, तो वो एक कंटेनर तो ज़रूर है, लेकिन उस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड ही मैं सेव कर सकता हूँ, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो, वो पानी हो या पेट्रोल हो। ठीक है, मैं कहूँ कि मेरे घर में एक बर्तन है जिसको मैं चावल रखने के लिए यूज़ करता हूँ, तो उसमें मैं चावल ही रख के सर्व करूँगा। सालन वाली डिश के लिए मुझे दूसरी तरह का कंटेनर, बाउल चाहिए होगा। तो इसी तरह से हर वेरिएबल ये और कांस्टेंट डेटा स्टोरेज कंटेनर तो होता है, बट वो एक वक़्त में एक सर्टेन टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर करता है। अब वो सर्टेन टाइप्स ऑफ डेटा क्या-क्या हो सकती हैं? डेटा टाइप्स क्या-क्या हैं? बहुत बेसिक सी हैं। इंटीजर ऐसे नंबर्स के लिए यूज़ होता है जिनके अंदर पॉइंट की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, डेसिमल की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी कि होल नंबर्स, ठीक है? रियल वो डेटा टाइप है जो कि नंबर्स तो हैं, बट इसमें पॉइंट वाले नंबर्स के लिए ये स्पेसिफिक है, या आपके फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए, ठीक है? बूलियन वो डेटा टाइप है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही इनपुट सिनेरियो हो, ईदर ट्रू फॉल्स या येस नो, ठीक है? फिर स्ट्रिंग वो डेटा टाइप है जो कि मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए, आपका नाम है, आपका ईमेल एड्रेस है, आपका पोस्टल एड्रेस है, जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए अगर ऐसा कोई डेटा स्टोर होना हो, तो उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी। सिंगल कोई कैरेक्टर आ जाए, फॉर एग्जांपल सिर्फ अल्फाबेट ए, सिर्फ बी, सिर्फ एस, सिर्फ एम, तो उसके लिए आपका 4 या कैरेक्टर डेटा टाइप आ जाती है। डेट पहले हुआ करती थी, अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा, उसके बाद डेटा टाइप्स की जब हमने बात कर ली, तो फिर हम आ जाते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पे पता हो, वो ये कि हमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट के जो नाम हैं
और नाम बाय द वे चाहे वो वेरिएबल का हो या वो कांस्टेंट का हो नाम, और या वो इवन एरेस का हो, नामों को टेक्निकली सूडो कोड की फॉर्म में हम बोल रहे होते हैं एरेज, सॉरी आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर्स यानी चीजों के जो नाम हैं, चीजों से मुराद चाहे वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट है, वो 1D एरे है, वो 2D एरे है, वो प्रोसीजर है, वो फंक्शन है, इनमें से किसी का भी कोई भी नाम होगा तो टेक्निकली हम उसको आइडेंटिफायर बोल रहे होंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स जो हैं इनकी नेमिंग, इनके नाम रखने की, आइडेंटिफायर्स को सेट करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, वो यहाँ पर थोड़े से मेंशन हुए हुए हैं आपके सामने, हम उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी आइडेंटिफायर नेम जो है वो आपका किसी भी डिजिट से यानी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, नंबर बीच में या आखिर में आ सकता है। ठीक है, अच्छा, उनके अंदर अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, बस नंबर शुरू में नहीं आ सकते। ठीक है, स्पेस हम नहीं दे सकते। ठीक है, हम चाहें तो उनको जो है वो यूं कह दें कि बीच में अगर कहीं पे स्पेस देने की जरूरत है भी तो उनके बीच में अंडरस्कोर डाल सकते हैं। ठीक है, और पास्कल केस हम कह रहे होते हैं जब हम इस तरह से लिखते हैं कि जैसे पास्कल केस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पास्कल का पी कैपिटल और केस का सी कैपिटल। ठीक है, और स्नेक केस हम कह रहे होते हैं जहां पर हम दो नामों के बीच में अंडरलाइन डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो और ये सारे कुछ बेसिक बेसिक रूल्स हैं आइडेंटिफायर नेम्स को सेट करने के। अच्छा, अब हम जल्दी से चलते हैं और हम देख लेते हैं कि हम वेरिएबल्स की डिक्लेरेशंस किस तरह से कर रहे होते हैं। अगर आप सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम या सूडो कोड कहीं पे लिखें तो उसमें सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि भाई जब भी मैं छोटे से छोटे प्रोग्राम का, बड़े से बड़े प्रोग्राम का सूडो कोड बनाऊंगा तो आपके माइंड में पहली चीज ये आनी चाहिए कि मुझे डिक्लेरेशन करना है, दूसरी चीज आनी चाहिए मुझे इनिशियलाइजेशन करनी है। ठीक है, ये आपके माइंड में फिंगर टिप्स पे आप सबको आज के बाद ये याद रहना चाहिए कि भाई कोई भी सूडो कोड बनाते वक्त सबसे पहला काम डिक्लेरेशन होता है, दूसरी चीज इनिशियलाइजेशन होती है। क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, और ये एक अलग बात है कि किस प्रोग्राम में मैं करूं किस में ना करूं। अगर तो 15 नंबर वाला सवाल है और उसमें मेंशन उसने नहीं किया कि भाई आप मेंशन, उसने अगर तो कह दिया आपको 15 नंबर वाले सवाल में, कभी वो कह देता है कि भाई डिक्लेरेशंस ना करें, फिर भले ना करें। अगर उसने मेंशन नहीं किया कि नहीं करना, फिर आपको करनी होंगी डिक्लेरेशंस। बाकी जो छोटे सवाल है 4 5 6 नंबर वाले के, वहां डिक्लेरेशंस को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इनिशियलाइजेशन को ना करें। और इवन जगह है तो छोटे सवालों में भी अगर आपको लगता है कि इस जगह पे मैं डिक्लेयर भी कर पाऊंगा तो अच्छा है, टू बी ऑन सेफ साइड आप डिक्लेयर भी कर दें। खैर, डिक्लेरेशंस होती क्या है? डिक्लेरेशन होती है कि जहां पर आप अपने प्रोग्राम में एक्सप्लिसिटली यानी एलानिया तौर पर जानबूझ के आप अपने वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, एरेज के नाम और उनकी डेटा टाइप, उनके आइडेंटिफायर और उनकी डेटा टाइप अनाउंस करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए और आपको पता है कि आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं, आपने वजू किए, आप तैयारी कर रहे थे, तो जाहिर है आपकी नीयत तो थी, लेकिन आप अपने माइंड को थोड़ा सा प्रेजेंट करने के लिए, थोड़ा सा खुद को अलर्ट करने के लिए, जब आप अल्लाह अकबर कहने लगते हैं उससे पहले आप नियत के कुछ बोल जो है, कुछ वर्डिंग जो है वो आप वर्डिंग के कुछ बोल जो है वो आप मुंह से, जुबान से भी बोल देते हैं। वो किस लिए होता है कि एक एक्सप्लिसिटली एक काम हो जाए कि भाई मैं फुली तौर पर अगर अटेंटिव हो जाऊं कि मैं ये काम कर रहा हूं, ताकि मेरा फोकस इधर उधर जाए ना। तो डिक्लेरेशन जो है बिल्कुल इसी तरह की एक चीज है जिसमें आप सबसे पहले बैठ के, आपको छोटा प्रोग्राम बनाने को मिला सूडो कोड उसका या बड़े का, आप ये सोचेंगे। और बाय द वे 15 नंबर वाले में तो अच्छी बात ये है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो आपको खुद ही बता देता है कि भाई ये एरेस होंगी, 1D एरे इतने होंगे, 2D एरे इतने होंगे, उनके ये नाम होंगे। तो और कुछ वेरिएबल्स भी बता देता है, इवन कुछ आप सोच लेते हैं। सोचना कैसे है वो भी हम बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो भी आपके सामने एग्जाम्पल है, इसमें डिक्लेयर का कीवर्ड लिखा, जो जो कि हमें अब सूडो कोड का ये रूल याद रखें फिंगर टिप्स पे, कि वो चीज हमें जो कि ऑल कैप्स में, यानी सारे लेटर्स जिसके कैपिटल में नजर आए वो कीवर्ड्स हैं, और उनको हमेशा कैपिटल ही में लिखना है। जैसे यहाँ पे डिक्लेयर और डेटा टाइप आपको कैपिटल में नजर आ रही है। ठीक है, तो डिक्लेयर सरनेम
स्ट्रिंग, अब डिक्लेयर सरनेम, डिक्लेयर कीवर्ड था, सरनेम नेम ऑफ द वेरिएबल था, कोलन जो है वो लगा सकते हैं या चाहे तो आप एएस एज लिख सकते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। यानी एक ऐसा वेरिएबल है सरनेम जिसमें यूजर्स के सरनेम आके सेव होंगे। फिर डिक्लेयर फर्स्ट नेम एज स्ट्रिंग, हमें पता है कि फर्स्ट नेम मुख्तसर से मुख्तसर भी एक कैरेक्टर का तो होगा नहीं, दो या तीन या उससे ज्यादा का होता है, तो हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप रखी, ठीक है। डेट वाले को मैं स्किप कर रहा हूँ, डेट अब हमारे पास नहीं रही सिलेबस में। डिक्लेयर सेक्शन एज चार, क्यों भाई? क्योंकि सेक्शन जो है या ए होगा या बी होगा या सिर्फ सी होगा या आई होगा या जे होगा, तो उसकी डेटा टाइप चार या करेक्टर रखी, ठीक है। डिक्लेयर काउंटर एज इंटीजर, काउंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि काउंट मेंटेन करने के लिए कि कोई काम कितनी दफा हो चुका है, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, यानी होल नंबर की वैल्यू होगी, तो उसको इंटीजर में रखा, ठीक है। और डिक्लेयर टोटल टू पे, अब देखिए स्पेस किसी भी वेरिएबल के नाम में नहीं आ रहा, तो डिक्लेयर टोटल टू पे ये रियल रखी इसके डेटा टाइप, क्योंकि माइट बी ये वो वेरिएबल है जिसकी अमाउंट जिसके अंदर सेव होगी कितनी पे करनी है, और माइट भी इसकी वैल्यू पॉइंट में भी जा सकती है, तो इसको भाई रियल में रख दिया। डिक्लेयर गेम ओवर, अब गेम ओवर या तो जब गेम चल रही होगी तो वो नो होगा गेम ओवर के अंदर सेव, और जब गेम वाकई ओवर हो जाएगी उसके अंदर फिर जो है वो यस सेव हो जाएगा, तो इसकी डेटा टाइप इसलिए जो है वो बूलियन रखी, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाते वक्त आपने सबसे पहले बैठ के ये सोचना है कि इस प्रोग्राम में मुझे यूजर से जो जो कुछ पूछना है, यूजर मुझे जो जो कुछ बताएगा, ठीक है, या उसकी बताई गई इन्फॉर्मेशन, एक तो मुझे यूजर ने जो कुछ बताना है उसको सेव करवाने के लिए कुछ वेरिएबल्स यानी डेटा स्टोरेज कंटेनर्स चाहिए होंगे, और फिर उसकी दी गई इंफॉर्मेशन को मैं जो फॉर्मूले या प्रोसेसिंग करके कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँगा, कुछ रिजल्ट्स निकल रहे होंगे कुछ कैलकुलेशंस के नतीजे में, तो वो भी कहीं पे जाके रिजल्ट सेव होगा, उनके लिए भी मुझे वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। तो बस आपने शुरू में बैठ के ये सोचना है कि अच्छा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में छोटा है या बड़ा, मुझे बस ये पता हो कि भाई कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके नाम याद रखिएगा रिलेटेबल होना चाहिए, कि नाम को देखते ही ये पता चल जाए कि इसके अंदर क्या चीज है, किस किस्म की चीज जो है वो सेव होती होगी, ठीक है। एक सेकंड जरा बेटा रुकिएगा। अच्छा, तो मैं बात ही कर रहा था आपसे कि हम ये देख रहे होंगे कि भाई वेरिएबल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे इस सवाल में। जब आप सूडो कोड बनाने के लिए जो भी सिचुएशन आई, जितने भी नंबर का सवाल था, आप बैठ के ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। मैं जो भी प्रोसेसिंग कर रहा हूँ सवाल से ही जाहिर है मैं ये चीज कॉम्प्रिहेंड करूंगा कि अच्छा पूछना क्या है, उस पूछी गई इंफॉर्मेशन के साथ करना क्या है, और उस करने के नतीजे में जो रिजल्ट निकलेगा, और तो फिर मुझे इन सारी चीजों के लिए कुल मिला के कितने और कौन कौन से क्या वेरिएबल्स चाहिए, उनके क्या नाम रखूं और क्या उनकी डेटा टाइप में रखूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आप मुझे दो नंबर्स प्रोवाइड करें, तो इट मींस मुझे दो सेपरेट वेरिएबल्स चाहिए आपके दिए गए दो नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। दो कंटेनर्स चाहिए जहां पर जाकर एक कंटेनर का नाम, एक वेरिएबल का नाम मैं num1 रख सकता हूँ, दूसरे का num2 रिलेटेबल नाम है, पूरा नंबर 1 लिख दूं, पूरा नंबर 2 लिख दूं, वो भी रिलेटेबल नाम है, num_1 कर दूं, num_2 कर दूं, वो भी रिलेटेबल नाम है। दो कंटेनर्स, दो वेरिएबल तो मुझे इसके लिए चाहिए। और फिर मैं ये करूं सवाल के को देखते हुए कि भाई सम कैलकुलेट करवा रहा हूँ, टोटल कैलकुलेट करवा रहा हूँ, या प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो जाहिर है उनका जो भी सम निकलेगा या जो भी प्रोडक्ट निकल के आएगा वो भी कहीं सेव होगा। अगर मैं सम के लिए फॉर एग्जांपल फार्मूला जबरदस्त लगा दूं सम का, उससे पहले इनपुट ले लूं यूजर से दो नंबर्स, सम का फार्मूला जबरदस्त लग रहा हो, लेकिन सम के लिए कोई वेरिएबल ना रखूं, तो वो सम जो कैलकुलेट होगा वो कहीं सेव ही नहीं होगा। और जब सेव नहीं होगा तो यूजर को तो मतलब होगा आखिर में कि भाई मुझे सम रिजल्ट मिले, डिस्प्ले हो, आउटपुट हो, तो वो मैं कहाँ कहाँ से लाकर जो है वो वैल्यू सम की जो है वो डिस्प्ले या आउटपुट करवाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए कंटेनर एक एक चीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो वैल्यू चेंज होती हुई वैल्यू है,
तो वेरिएबल होगा वो कंटेनर, अगर वो वैल्यू कोई फिक्स है। अब हमने वेरिएबल्स की तो बहुत एग्जांपल ले ली। वैल्यू कंटेनर के अंदर वैल्यू फिक्स किस सिनेरियो में हो सकती है? फॉर एग्जांपल कि भाई सवाल में बताया हुआ है कि भाई डॉलर टू पाकिस्तानी रुपी ये करेंसी एक्सचेंज रेट है, ठीक है। आप यूजर से पूछें उसके पास कितने रुपीस हैं, डॉलर की प्राइस ये चल रही है, और उसकी रुपीस की अमाउंट को डॉलर्स में कन्वर्ट करके उसके उसके बाद कितने डॉलर बने ये उसको बता दें। अब डॉलर का रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट सवाल में बताया गया होगा, वो आप डिक्लेयर कर देंगे एज कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह से कि इलेक्ट्रिक का पर यूनिट रेट सवाल में बता दिया, उन्होंने कहा यूजर से पूछो कितने यूनिट कंज्यूम हुए, और उसके जितने कंज्यूम्ड यूनिट थे उसको मल्टीप्लाई करवा दो। जाहिर है ये तो नहीं वो बताएंगे मल्टीप्लाई करवा दो, ये बेसिक सी लॉजिक तो हमें लगानी पड़ेगी, बता भी देते हैं बाज दफा। तो और फिर जब दायरा जो बिलिंग अमाउंट निकलेगी, तो इसमें जो कि इलेक्ट्रिक का पर यूनिट रेट है वो हो जाएगा आपका कांस्टेंट। इस तरह बहुत सारी सिनेरियो एग्जांपल्स हो सकती हैं जहां पर वो आपको कांस्टेंट्स बाज दफा खुद साफ साफ वैल्यू दे देंगे, बाज दफा कुछ ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जो हमें खुद ही कॉमन सेंस की बेस पे सोचना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एरिया के फॉर्मूला में फॉर एग्जांपल पाई आ रहा है मैथ्स वाला, तो उसकी वैल्यू जो है 3.14 होती है, तो हमें पता है कि भाई ये तो फिक्स वैल्यू है, उसको भी हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ आज बेटा आप कुछ पूछना चाह रहे थे, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करने की सेटिंग कर दूं। जी आज कुछ पूछ रहे थे बेटा। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि कांस्टेंट को डिक्लेयर किस तरह करते हैं, मतलब उसकी हाँ डेटा टाइप में क्या लिखेंगे। हाँ, कांस्टेंट को भी बिल्कुल इसी तरह से ही डिक्लेयर करते हैं, यानी कांस्टेंट के लिए भी हम इसी तरह डिक्लेयर का कीवर्ड लिखेंगे, और फिर उसका नाम आ जाएगा, और उसकी डेटा टाइप भी आ जाएगी। मैं आपको ये देखो दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि कांस्टेंट, उसका आइडेंटिफायर यानी उसका नाम, कांस्टेंट के बाद फॉर एग्जांपल यूनिट रेट या यूनिट अंडरस्कोर रेट इज इक्वल्स टू फिर उसकी वैल्यू, और फिर उसकी डेटा टाइप। जैसे एग्जांपल देख लो, कांस्टेंट का कीवर्ड लिखा, फिर उसके बाद कांस्टेंट का आइडेंटिफायर आवरली रेट आ गया, इज इक्वल्स टू 6.50, 6.50 जो कि सवाल में बताई गई वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। और एज लिखो या कोलन लिखो, और उसके बाद आ गई उसकी डेटा टाइप, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम इस तरह से कर रहे होते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का तो कॉन्सेप्ट आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, और अब हम जरा कुछ बेसिक बेसिक पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं कि बेसिक जो हमारे पास सवाल होते हैं उसमें किस तरह प्रोग्राम का सीक्वेंस चल रहा होता है। अब जो हम बेसिक सिंपल वाले प्रोग्राम्स पहले देखेंगे, तो उनको सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, यानी ये वो प्रोग्राम्स होंगे जिसमें शायद कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट इन्वॉल्व ना हो, कोई भी लूप इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। बस बेसिक सी जो सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रामिंग है उसको फॉलो किया जा रहा होता है। तो अब जरा मैं आपको कुछ बेसिक सी एग्जांपल्स यहाँ से दिखा देता हूँ, वो देख लें जरा। जैसा कि फॉर एग्जांपल अब ये एक हमारे सामने एक सवाल है बहुत ही बेसिक सा, ठीक है। आई होप नजर आ रहा होगा। तो ये थोड़ा सा पुराना ट्रेडिशन है कि सूडो कोड के शुरू में बिगिन और आखिर में एंड का कीवर्ड भी लिखा करते थे, लेकिन अब ये इतना वो नहीं है, आउटडेटेड हो गया ये। तो अभी आप शुरू में बिगिन और आखिर में एंड ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सी मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल है, डिक्लेयर नंबर वन एज इंटीजर। डिक्लेयर का कीवर्ड आया, वेरिएबल का नाम आया, एज के बाद उसकी डेटा टाइप आ गई। दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेयर नंबर टू एज इंटीजर। डिक्लेयर सम एज इंटीजर, क्योंकि सम जब कैलकुलेट करवाएंगे तो सम की वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होगी उसके लिए भी वेरिएबल चाहिए। फिर डिक्लेयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करवाएंगे उन्हीं गिवन नंबर्स, दो नंबर्स को जो यूजर से हम पूछेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए जिसमें जाकर प्रोडक्ट की वैल्यू सेव हो जाए। तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई वो होल नंबर होंगे, ठीक है। अब जब ये डिक्लेरेशंस हो गई, तो यहाँ पर उन्होंने इनिशियलाइजेशन नहीं दिखाई, लेकिन आप इनिशियलाइज हमेशा करेंगे। इनिशियलाइज कैसे करना है, मैं लिखूंगा नंबर वन इज इक्वल्स टू जीरो भी लिख सकता हूँ, और मैं ये जो बैक एरो होता है जैसे नीचे सम के सामने बना हुआ है, प्रोडक्ट के सामने बना हुआ है, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर।
ये भी यूज़ करते हैं और इज़ इक्वल्स टू दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा नंबर 1 इज़ इक्वल्स टू 0, फिर मैं अगली लाइन में लिखूँगा नंबर 2 इज़ इक्वल्स टू 0, फिर मैं लिखूँगा सम इज़ इक्वल्स टू 0, फिर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू 0। क्यों भई? दिस इज़ नोन एज़ दिस सेकंड स्टेज इन एनी सूडो कोड जो कहलाती है वो कहलाती है इनिशियलाइज़ेशन। मीन्स इनिशियलाइज़ेशन कहते हैं अपने वेरिएबल्स को, अपने कांस्टेंट्स को स्टार्टिंग या इनिशियल वैल्यूज़ इन देना, ठीक है? हम किसी भी वेरिएबल को या कांस्टेंट को खाली एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ठीक है? भले अभी प्रोग्राम चला ही नहीं, एग्जीक्यूशन ही नहीं हुई उसकी और उसके अंदर ना यूज़र ने कोई वैल्यू खुद बताई, ना बताई गई वैल्यू, जब वैल्यू ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई वर्किंग या प्रोसेसिंग या कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं हुआ जिससे कुछ और कैलकुलेशन के रिजल्ट में कुछ निकल के सामने आता, वो भी नहीं है हमारे पास आया। तो यानी अभी राइट नाउ नंबर 1 भी कोई नहीं है, नंबर 2 भी कोई नहीं है, सम भी खाली पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट भी खाली है, तो हम इनको खाली नहीं छोड़ सकते एज़ पर द रेगुलेशंस ऑफ सूडो कोड, तो इनको इनिशियलाइज़ कर दिया जाता है एज़ 0, ठीक है? और अगर इंटीजर वाली कोई है तो इनको एज़ 0 इनिशियलाइज़ कर देते हैं और कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल है और इंटीजर डेटा टाइप है तो आपने एज़ 0 इनिशियलाइज़ किया और कांस्टेंट है तो ज़ाहिर है कांस्टेंट के लिए तो हमें ये इंतज़ार नहीं करना होता कि इसके अंदर वैल्यू जब प्रोग्राम चलेगा तो आएगी, उसकी तो फिक्स वैल्यू होती है। तो कांस्टेंट की जो वैल्यू सवाल में फिक्स गिवन है वो वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर दें, ठीक है? 1 सेकंड ज़रा रुकिएगा। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था इनिशियलाइज़ करवाना है हमेशा कांस्टेंट जो है, वो गिवन वैल्यू जो भी फिक्स वैल्यू होगी सवाल में गिवन है तो आप उससे इनिशियलाइज़ करेंगे, ठीक है? और कोई ऐसी वैल्यू है जो सवाल में गिवन नहीं है, पाई है फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता ही होता है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो उससे इनिशियलाइज़ करेंगे। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल के कोई वेरिएबल है फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रिंग डेटा टाइप का जैसा कि नेम या ईमेल एड्रेस, ठीक है? उसको आप कैसे इनिशियलाइज़ करोगे? इंटीजर वाले को तो आप लिख देते हो फॉर एग्ज़ाम्पल num1 इज़ इक्वल्स टू 0। रियल डेटा टाइप यानी जो पॉइंट वाले के लिए होती है उसको आप ऐसे इनिशियलाइज़ करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल बिलिंग अमाउंट इज़ इक्वल्स टू जो रियल वाला हो पॉइंट वाला उसको आप इनिशियलाइज़ करोगे 0.0 लिख दोगे, ठीक है? अच्छा, जो आपका होगा स्ट्रिंग वाला या आपका चार वाला होगा उसको आप लिखोगे उसका नाम वेरिएबल का इनिशियलाइज़ करते वक़्त का बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ, जैसे आपने लिखा लेट्स से 1 सेकंड मैं ज़रा ये स्क्रीन शेयर कर लूँ। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेम है, अभी आपके सामने नज़र आ रहा होगा, मैंने लिखा नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर डाला, इन्वर्टेड कॉमा लिख के और उनके बीच में मैं जगह खाली छोड़ दूँगा, तो हम स्ट्रिंग वाले को इस तरह से इनिशियलाइज़ कर रहे होते हैं। वैसे आप स्ट्रिंग्स वाले को ना भी इनिशियलाइज़ करें तो कोई मसला नहीं है, एज़ पर द रूल ये भी मैं बता दूँ कि जो मैथमेटिकल डेटा जिन वेरिएबल्स के अंदर या कांस्टेंट्स के अंदर आना होता है, उनको इनिशियलाइज़ करना मस्ट होता है। स्ट्रिंग वाले या चार वाले को आप ना भी करें, तो खैर है, अगर आप करना चाहें तो यूँ आप क्लोज़ बहुत करीब-करीब इन्वर्टेड कॉमा 2 डाल दें, ताकि और उसके बीच में कुछ ना लिखें ताकि उससे ये प्रूव हो कि हाँ भई, ये अभी खाली है, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कुछ है नहीं। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं और हम जो प्रोग्राम देख रहे थे वो हम देख लेते हैं ये वाला। ठीक है, हम देख इसमें ये रहे थे कि डिक्लेयर कर दिया नंबर 1, नंबर 2 सम और प्रोडक्ट के नामों के वेरिएबल्स, ठीक है? इनिशियलाइज़ेशन कर दी जो कि इस जगह पे यहाँ नहीं दिखाई गई, मैंने बता दिया कैसे करनी है। वेरिएबल्स की इनिशियलाइज़ेशन इंटीजर है फॉर एग्ज़ाम्पल तो ऐसे ही होती है कि वेरिएबल का नाम लिखा, नंबर 1 इज़ इक्वल्स टू 0 लिखें, असाइनमेंट ऑपरेटर
डालें, इज इक्वल्स टू की जगह दोनों चलते हैं। अच्छा, फिर आ जाए प्रिंट कमांड या आउटपुट कमांड और इनपुट कमांड का क्या यूज है, किस तरह से कर रहा है। सबसे सिंपल फॉर्मेट तो ये है प्रिंट कमांड का, जो यहाँ पे आपके अभी सामने है, कि जब भी यूजर से कुछ पूछना होता है, इसकी बस लॉजिक समझ लें, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखें, मुझे आपसे अगर कुछ पूछना है तो पहले तो मैं आप तक, आपके माइंड तक, आपके कानों तक अपना सवाल पहुंचाऊंगा, ताकि आपको ये पता चले कि आपसे मैं पूछ क्या रहा हूं, फिर आप अकॉर्डिंगली मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, तो उस सवाल को मैं जो आपको बोलूंगा, इट मींस आई एम गिविंग यू सम प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ लिख दूं अगर मैं यहाँ पे लिख देता इनपुट नंबर 1, माइट भी नंबर ना कटता, मार्किंग स्कीम्स में भी आपको खाली इनपुट कमांड इस तरह से शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में लिखी हुई नजर आएगी, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है, और खासतौर पे 15 नंबर वाले सवाल में उसने ये लिखा हुआ होता है आखिर में कि प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो गिवन होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या होती है कि यूजर से कुछ पूछना है तो पहले उसको इंटीमेट करो, उसको प्रॉम्प्ट दो कि उसने बताना क्या है। यानी यूजर को हम बताने से, पूछने से उससे कुछ पहले जो है, यूजर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको बताया कुछ नहीं और उससे पूछ रहे हैं कुछ सवाल, यानी जवाब के इंतजार में बैठे हुए, सवाल पूछे बिना। ये तो ऐसी बात हो गई। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पहले प्रिंट आया, प्रिंट की जगह ये भी कहीं लिख लें, प्रिंट की जगह आप आउटपुट का कीवर्ड लिख सकते हैं, एक ही मतलब है, दोनों का एक ही काम है। प्रिंट लिखने के बाद आपने प्रॉम्प्ट लिखना है, यानी मैसेज देना है विद इन इन्वर्टेड कॉमा। इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इसको आप, मैं मिटा रहा हूं, भले आप ये ब्रैकेट शुरू में और आखिर में ना डालें। प्रिंट लिखा, उसके बाद मैसेज दिया एंटर नंबर 1। ठीक है, अब उसके पास इंटीमेशन चली गई कि पहला नंबर एंटर करो। फिर आप उसके बाद इनपुट का कीवर्ड लिख के, इनपुट कमांड यूज करके उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें वो जो भी पहला नंबर अपना एंटर करेगा वो नंबर 1 में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर का इनपुट लेना है तो उसके लिए भी प्रॉम्प्ट देना है, प्रिंट की कमांड लिखें, प्रिंट का कीवर्ड की जगह आउटपुट का कीवर्ड लिखना है, आउटपुट का कीवर्ड लिख दें एंटर नंबर 2, ये प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इनपुट की कमांड लिखी और जिस वेरिएबल में जाकर नंबर 2 स्टोर होना है उस वेरिएबल का जो भी नाम था वो नाम यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज इनपुट के कीवर्ड के बाद। अगर मैंने उसका नाम ऊपर डिक्लेयर करते वक्त num2 लिखा था तो मैं यहाँ पर भी num2 लिखूंगा इनपुट की कमांड के साथ। ठीक है, ये इसमें बहुत एहतियात करनी होती है सूडो कोड में कि थ्रू आउट द प्रोग्राम आपने जो स्टार्टिंग में डिक्लेयर करते वक्त जो स्पेलिंग या जो वर्डिंग यूज की, थ्रू आउट द प्रोग्राम आपका बिहेवियर इस मामले में यूनिफॉर्म रहना चाहिए कि आप जितनी दफा भी, 20 दफा भी अगर एक वेरिएबल का नाम अलग अलग जगह पे एक प्रोग्राम में यूज करना है तो उसका नाम जो है, एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं शोर बैकग्राउंड में रुकवा लूं। तो मैं ये कह रहा था कि पता नहीं क्या कह रहा था, जहन से निकल गया, कि इनपुट कमांड जो है आपने जो लिखी उसके लिए आप पहले प्रॉम्प्ट देंगे। ठीक है, हाँ, मैं ये कह रहा था, बात ये चल रही थी कि जो नाम आपने डिक्लेयर करते वक्त, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, एरे है, आइडेंटिफायर नेम जो एक दफा डिक्लेयर कर दिया, थ्रू आउट द प्रोग्राम आपने सेम ही यूज करना है। अगर सेम यूज ना किया तो वो एरर आ जाएगा, वो वैल्यू नहीं उठाएगा। जैसे आपका नाम जो रख दिया गया, मेरा नाम जो रख दिया गया, हम हमेशा अपने सही नाम के बुलाए जाने पर ही हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। एनीवेज, तो डिक्लेरेशन का स्टेप हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन थी जो यहाँ नहीं दिखाई गई, बता दी कैसे करनी है। दो नंबर्स का इनपुट लिया जाना था, दोनों के लिए प्रिंट कमांड यूज करना, आउटपुट का कमांड यूज करना उसको प्रॉम्प्ट देने के लिए जरूरी है। फिर उसके बाद इनपुट की कमांड लिखी, नंबर 1 और नंबर 2 का इनपुट लिया। फिर उसके बाद ये तीसरी स्टेज आ गई हमारी प्रोसेसिंग वाली, यानी वर्किंग क्या करनी है। वर्किंग के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है, सम निकालने के लिए सीधी सी बात लिखी, सम इज इक्वल्स टू लिख दें, चाहे तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दें, सम इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। यहाँ भी वही वेरिएबल्स के नाम रखने हैं जो यूज करने हैं जो ऊपर रखे थे। प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला लगाया, लॉजिक लगाई कि प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा जब पहले नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब इस स्टेज पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा प्रोग्राम यूजर से नंबर्स पूछ भी चुका है दो,
उसके बताए गए उसकी मर्जी के 2 नंबर्स को ऐड करके सम भी निकल चुका है और वो सम नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर भी हो गया है। प्रोडक्ट भी उन 2 नंबर्स का निकल चुका है, उन 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, और वो प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में जाके वो प्रोडक्ट की वैल्यू जो भी निकली है वो स्टोर भी हो चुकी है। अब लेकिन यूजर को तो कंसर्न है किस चीज से, कि उसको आउटपुट मिले, उसको रिजल्ट मिले, ठीक है। अब यूजर को आउटपुट देने का तरीका क्या है कि हम अगर सिर्फ प्रिंट सम और प्रिंट प्रोडक्ट लिख दें, ये भी सही है, लेकिन ये पूरा और कंप्लीट तरीका नहीं है। इससे क्या होगा, सम वेरिएबल के अंदर जो भी सम की वैल्यू स्टोर हुई थी वो सिर्फ वो वैल्यू स्क्रीन पर लिखी आ जाएगी आउटपुट स्क्रीन पर। प्रिंट के बाद अगर प्रोडक्ट हमने सिर्फ लिखा तो प्रोडक्ट वेरिएबल में जो वैल्यू है स्क्रीन पर वो वैल्यू लिखी आ जाएगी। लेकिन ये एक एम्बिग्विटी होगी इस बात में, ये बात इतनी क्लियर नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि पहले हम यहाँ पर भी प्रिंट कमांड सेपरेटली यूज कर लें। जैसे यहाँ लिखा द सम इज, पहले ये वर्डिंग आए, फिर उसके बाद दोबारा लिखा प्रिंट सम, तो इस तरह से आउटपुट स्क्रीन पर आ रहा होगा द सम इज, जो भी सम की वैल्यू है वो आएगी। द प्रोडक्ट इज, फिर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो आएगी। मैं एक स्क्रीन पर जरा आपको अब इनपुट कमांड और आउटपुट कमांड जो है ना वो इसको मैं इरेज करके इनपुट कमांड और आउटपुट कमांड का जो शॉर्ट और लॉन्ग मेथड है वो जरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से आउटपुट हमारा या इनपुट कमांड जो है उसको, उसका लॉन्ग मेथड क्या है और उसका शॉर्ट मेथड क्या है। जरा देखिएगा, ये वाली स्क्रीन में व्हाइट बोर्ड वाली अपनी शेयर करूं और इस पे जरा आप लोग देखिएगा, फिर एक सेकंड रुकिएगा। जी अच्छा, ये जरा देखिएगा इस स्क्रीन पर, जैसा कि मैं पहले आपको इनपुट कमांड का शॉर्टेस्ट वे भी बता रहा हूँ। इनपुट कमांड का शॉर्टेस्ट वे तो ये है, इनपुट लिखा, ठीक है, और साथ लिख दिया वेरिएबल का नाम, जिसमें जाकर इनपुट जो भी वैल्यू यूजर देगा वो स्टोर हो जाएगी। लेकिन ये सबसे शॉर्ट तरीका है, इसमें प्रॉम्प्ट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये वाला मेथड मैं बिल्कुल आपको रेकमेंड नहीं कर रहा। अच्छा, अब इनपुट ही का दूसरा तरीका देखें। इनपुट बल्कि इसको मैं मिटा देता हूं अभी, और मैं वो तरीका अब लिख रहा हूं जो उस नोट्स में लिखा हुआ था कि पहले आप आउटपुट का कीवर्ड लिखो, आउटपुट या प्रिंट का, ठीक है। फिर उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा में मैसेज लिखो, प्रॉम्प्ट लिखो। फॉर एग्जांपल आपने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर आप इनपुट का कीवर्ड लिख के ऑल कैप्स में उस वेरिएबल का नाम लिख दो जिसमें पहला नंबर जाके स्टोर होना है, लेट्स से num1 वो वेरिएबल था, ठीक है। ये वो मेथड है बच्चों जो अभी हमने नोट्स देखे तो उसमें ये वाला मेथड यूज किया हुआ था कि आउटपुट या प्रिंट कमांड लिख के पहले एक सेपरेट लाइन में प्रॉम्प्ट या मैसेज लिख दो, और उससे अगली लाइन में इनपुट की कमांड लिख के उस वेरिएबल का नाम लिख दो जिसमें ले जाकर आपने वैल्यू स्टोर करवानी है। लेकिन इन दो इनपुट के मेथड के अलावा, या यूं कह लो कि जो सेकंड मेथड अभी आपने देखा, इस सेकंड मेथड में जो 2 लाइनों में काम किया गया वो एक लाइन में भी हो सकता है। तो वो भी देख लें वो कौन सा तरीका है कि जिसमें एक ही लाइन में काम हो जाएगा हमारा। हम लिखेंगे इनपुट, हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, प्रॉम्प्ट आएगा सबसे पहले, एंटर फर्स्ट नंबर या जो भी हमारा मैसेज था यूजर के लिए, एंटर फर्स्ट नंबर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर आएगा कॉमा और फिर आएगा वेरिएबल का नाम, ठीक है। ये वो मेथड है जिसमें एक ही लाइन के अंदर प्रॉम्प्ट भी आ जाता है और वो वेरिएबल का नाम आफ्टर कॉमा आता है जिसमें जाकर पहला नंबर जो भी यूजर एंटर करेगा या जो भी इनपुट है उस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा इनपुट लेने के लिए आप हमेशा इन दो मेथड ही में से कोई मेथड यूज कर रहे हो, या तो ये वाला जिसमें प्रॉम्प्ट एक अलग लाइन में देकर फिर अगली लाइन में इनपुट ले रहे हैं, या आप ये वाला मेथड यूज कर रहे हो जिसमें प्रॉम्प्ट और वेरिएबल का नाम एक ही लाइन में है। ये दोनों मेथड क्यों कह रहा हूं मैं यूज करने के लिए, क्योंकि इन दोनों मेथड्स में प्रॉम्प्ट है,
प्रॉम्प्ट एग्जिस्ट करता है, यूजर के पास मैसेज जा रहा है, उसको डिटेल गाइडलाइन दी जा रही है कि उससे पूछा क्या जा रहा है, उसने बताना क्या है और कैसा। इवन आप ये भी बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये भी कह सकते हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर एंड नंबर मस्ट बी इन इंटीजर फॉर्म। आपको इंटीजर वाला चाहिए, आपको पॉइंट वाला नंबर चाहिए, आपको उसको बोलना है कि अपना मोबाइल नंबर एंटर करें जो कि इतने डिजिट्स का होना चाहिए। तो अपने प्रॉम्प्ट वाले पार्ट में आप कुछ भी उसको गाइड करना चाहें, आप गाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा आउटपुट वाली कमांड के दो पॉसिबल तरीके देख लें। पहला तो सबसे शॉर्टेस्ट जो कि रिकमेंडेड तरीका नहीं है वो देख लें, कि लिखा आउटपुट या प्रिंट का कीवर्ड और उसके बाद लिखा सम या जो भी वेरिएबल जिसके अंदर आउटपुट स्टोर था वो डिस्प्ले करवाना था, उसका नाम लिख दिया। ये तरीका बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ऑल्दो आपको ये मार्किंग स्कीम्स में भी दिखेगा। लेकिन इस तरीके का मसला ये है कि इसमें होता ये है कि सम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, लेट्स से वो 13 वैल्यू है, तो आउटपुट स्क्रीन पर सिर्फ वो 13 नंबर फ्लैश करेगा, लिखा आ जाएगा, साथ कोई मैसेज नहीं आएगा 13 है क्या ये नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आउटपुट देने का जो सही और डिटेल्ड मेथड है वो जरा देख लें क्या है और उसको किस तरह से लिखना है। उसके लिए आपने पहले लिखा आउटपुट का कीवर्ड, ऑल कैप्स में आउटपुट लिखें, प्रिंट लिखें, उसके बाद आपका आएगा विद इन इन्वर्टेड कॉमा मैसेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा द सम इज, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाना नहीं भूलना, फिर उसके बाद आएगा उस वेरिएबल का नाम। इस वाले मेथड की वजह से होगा ये कि पहले स्क्रीन पर ये वर्डिंग लिखी आएगी एज इट इज द सम इज, और फिर उसके बाद इस वेरिएबल जो कि हमने कॉमा के बाद लिखा इसमें जो वैल्यू है लेट से 13, तो वो वैल्यू लिखी आएगी। तो ओवरऑल यूजर को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि द सम इज 13, तो उसको यूं इस तरह से अगर आपने इस तरह से इस फॉर्म में यूज किया आउटपुट कमांड या प्रिंट कमांड, तो उसको एक डिटेल्ड आउटपुट एक सही वाली प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के साथ उसको आउटपुट मिल रही होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट और आउटपुट कमांड का इस्तेमाल। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को अपने पास लिख लें, दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें कि कंडीशनल स्टेटमेंट का दूसरा नाम जो है वो सिलेक्शन स्टेटमेंट भी होता है। ठीक है, और अब हम इनकी बात करते हैं। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स की बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि बिल्कुल आप में से हर एक को पता होनी चाहिए, वो तो आज हम कर ही लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम देख लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। हाँ भाई, कंडीशनल स्टेटमेंट देखिए इसलिए ज़रूरी है, या इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, वो इसलिए कि भाई हमारी सूडो कोड्स हमेशा सारे इतने सिंपल नहीं होते या सीक्वेंशियल सिर्फ नहीं होते। जैसा अभी हमने जो टाइप की वो सीक्वेंशियल सूडो कोड था कि बस कुछ डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, यूजर से इनपुट लिया, यूजर ने जो इनपुट दिया उस इनपुट के ऊपर कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई किया और उस फॉर्मूले की वजह से जो भी कैलकुलेट होकर आया वो आउटपुट करवा दिया। इतना सिंपल तो नहीं होगा हमेशा सूडो कोड, उसमें कुछ ना कुछ कंडीशनल बातें भी हो सकती हैं, यानी ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अदरवाइज ये हो जाए। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कल छुट्टी है तो क्लास नहीं होगी, और छुट्टी अगर नहीं है तो क्लास होगी। ठीक है, तो कंडीशंस की जब हम बात करते हैं, या सिलेक्शन स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट एक ही चीज के दो नाम है, ये उस सिचुएशन में कवर करने का टूल है हमारे सूडो कोड का, कि जहां पर बात कोई भी ऐसी आ जाए कि वो सीधी सादी बात ना रहे, उसमें दो कंडीशंस हो। कंडीशंस तो देखें एक या दो भी हो सकती हैं, और दो से ज्यादा तीन चार पांच और जितनी मर्जी आप सोच लें, कंडीशंस तो तरह तरह की हो सकती हैं। तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम से जो टूल है वो दो तरह के हैं, जो अलग अलग सिचुएशन की तरह की कंडीशंस को हैंडल या केटर करते हैं। एक का नाम है इफ स्टेटमेंट, जिसका पूरा नाम है इफ देन एल्स एंड इफ, और दूसरा है हमारे पास केस स्टेटमेंट, जिसका पूरा नाम है केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। ठीक है, अब ये चीज प्लीज प्लीज आप सबके माइंड में बिल्कुल और फिंगर टिप्स पे क्लियर होके बैठ जाए कि कंडीशनल स्टेटमेंट जिसका दूसरा नाम सिलेक्शन स्टेटमेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही नाम आते हैं, इफ देन एल्स एंड इफ और केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। कोई भी गलती से भी
लूप्स में जो नाम है 3 उनमें से किसी का कोई एक भी वर्ड इधर ना मिक्स करे, जो आमतौर पर आप लोग कर देते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप के नामों को मिलाकर कोई एक नई चीज़ बना देते हैं, ऐसा ना करें, ठीक है? कंडीशनल स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्टेटमेंट सिर्फ़ 2 हैं, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इफ, देन, एल्स एंड इफ और केस ऑफ, अदरवाइज़, एंड केस। अच्छा, अब इनके नाम अगर याद हो गए, तो इनकी यूसेज में क्या फ़र्क है, कौन-सा किस तरह की सिचुएशन में यूज़ होता है, ये भी फिंगर टिप्स पे पता हो। देखिए टूल्स सारे पता होंगे, थोड़ी बहुत अच्छी खासी इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी, तो आने वाली और गिवन जो भी सिचुएशन होगी, आप अपनी असेसमेंट के अकॉर्डिंगली वो टूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है? तो टूल का काम और इस्तेमाल जो है वो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है? सब्ज़ी को छुरी से काटना है, छुरी किस तरह से और किस चीज़ को काटने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वहाँ पर आप कैंची नहीं चलाएँगे। ठीक है? और कैंची जहाँ पर चलानी है, कपड़ा काट रहे हैं या कोई और पेपर वाली चीज़ है, तो वो छुरी से नहीं कटेगा तो वहाँ पे आप छुरी नहीं चला रहे होंगे। तो अलग-अलग टूल्स का इस्तेमाल जो है आपने अगर समझा हुआ होगा, तो उसको सही जगह पर आप इस्तेमाल करके आएँगे और उसी से फिर इंशाल्लाह सही नंबर मिल रहे होंगे। तो 2 1 या 2 कंडीशंस अगर आ जाती हैं, अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो इसमें 2 हैं, इफ देन एल्स यूज़ होगा, माइंड में बिठा लें, लिख लें, फिंगर टिप्स पे पता हो कि भई 1 या 2 कंडीशन है, तो इफ देन एल्स एंड इफ इस्तेमाल ही करना है हमेशा और 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 या जितनी मर्ज़ी भी और कंडीशंस हैं, उसके लिए फिर हमारा आइडियल है कि हम केस ऑफ अदरवाइज़ एंड केस यूज़ करेंगे। पहले एक और सिनेरियो भी होता था कि मल्टीपल कंडीशंस जिसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि केस ऑफ अदरवाइज एंड केस यूज़ किया जाता है, उसको हम यूज़ कर लिया करते थे, उसको भी हम कैटर या मैनेज कर लिया करते थे, इफ देन एल्स में मल्टीपल एल्स इफ लगाकर। लेकिन अब अगर आप अपना सिलेबस डॉक्यूमेंट सीआई का देखें, तो उसमें एल्स इफ का ज़िक्र बिल्कुल गायब हो गया है सिरे से। तो क्योंकि वो गायब हो गया ज़िक्र एलसिफ का, तो इसलिए अब सेफ साइड के लिए हम एलसिफ को भूल जाएँ तो वो बेहतर है। तो अब हमारे लिए सिचुएशन क्या निकल के आई कि 1 या 2 कंडीशंस हैं, तो इफ देन एल्स एंड इफ लगाना है। 2 से ज़्यादा हैं, जितनी मर्ज़ी और भी हैं, केस ऑफ अदरवाइज़ एंड केस लगाएँ, मल्टीपल और मैनी वाली के लिए। लेकिन फिर भी आपने अगर कसम खा रखी है कि नहीं मल्टीपल वाली को मैं अभी भी इफ देन एल्स से ही करूँगा, बस एल्स इफ नहीं लगाना है एडिशनल मुझे, फिर आप ये करेंगे, फिर आपके पास ये विंडो ओपन होती है कि आप एक से ज़्यादा भी इफ स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। एक इफ देन एल्स एंड इफ लगाया, एंड इफ पे खत्म हुआ, फिर दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा इसका एक जनरल स्ट्रक्चर दिखा दूँ इसका आपके इफ देन एल्स का। ठीक है, ये इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है? यानी इफ के बाद इफ जो है वो ऑल कैप्स में होगा, इफ के बाद कंडीशन जिस जगह पे लिखा हुआ है यहाँ पर आप कंडीशन लगाते हैं, जो भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंगली। फिर देन का कीवर्ड आएगा, कीवर्ड है तो वो भी ऑल कैप्स में आएगा। फिर जहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट्स इफ ट्रू, यानी कंडी इफ देन एल्स एंड इफ में कंडीशन एक ही होती है, कंडीशन के ट्रू या फॉल्स हो जाने पे आउटकम 2 अलग-अलग होते हैं, ठीक है? जैसे आपने एग्जाम में स्कोर 50 या 50 अबव लिया कि नहीं, अब कंडीशन एक ही है, लेकिन इस कंडीशन के यस या ट्रू हो जाने पर कि आपने एग्जाम में 50 या 50 अबव ले लिए, आप इस कंडीशन का आंसर अगर यस या ट्रू में आ गया, तो आउटकम एक अलग होगा, आपको पासिंग का स्टेटस मिलेगा। और इसी कंडीशन के फेल हो जाने पर, यानी आपने 50 या 50 अबव नहीं लिए, यानी आपने बिलो 50 लिए, वही कंडीशन थी, कंडीशन कोई नई नहीं बनी, वो कंडीशन यस या ट्रू हो रही थी, तो आपको ग्रेड अवार्ड हो रहा था पास का। और वही कंडीशन रही, लेकिन वो कंडीशन जब फेल हो रही थी, उस कंडीशन में जब नो हो रहा था, तो एल्स के बाद दूसरा आउटकम होगा जो कि स्टेटमेंट के फॉल्स होने पे होगा। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो इस वक्त आपके सामने है इफ देन एल्स एंड इफ का, कि इफ के बाद हम कंडीशन लिखा करते हैं, फिर देन के बाद हम वो वाला आउटकम लिखते हैं, वो वाला स्टेप लिखते हैं कि कंडीशन के ट्रू हो जाने पर कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन या स्टेप लिया जाना है। और फिर एल्स के कीवर्ड के बाद हम वो स्टेप या कोर्स ऑफ एक्शन लिखते हैं कि भाई उसी पहली और अकेली कंडीशन के फॉल्स हो जाने पर
क्या काम या क्या एक्शन लिया जाना है, और फिर एंड इफ लगाकर हम इसकी क्लोजिंग करके इसको खत्म करके बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल जो है वो ये देख लें, बहुत घिसी पिटी एग्जाम्पल है, लेकिन सिंपल एग्जाम्पल यही है कि इनपुट किए आपने मार्क्स, यूजर से पूछे थे भाई अपने नंबर बता दो, ठीक है। फिर इफ स्टेटमेंट शुरू हुई इफ के कीवर्ड से, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, कंडीशन आ गई। फिर देन का कीवर्ड आ गया, फिर कहा था कि पहला आउटकम आएगा वो वाला जो कंडीशन के ट्रू होने पर आना है। तो अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है तो पहला आउटकम क्या आया, प्रिंट कर दो पास, ठीक है। एल्स के बाद वो वाला आउटकम आएगा जो उसी मेंशन्ड कंडीशन के फेल होने पर आना है, एल्स प्रिंट कर दो फेल, ठीक है। तो उसके बाद एंड इफ करके ये हमारा इफ देन एल्स जो है स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी इसके हम ट्रेस टेबल की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल अभी केस। अच्छा, अब आ जाते हैं केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, जिसको हम केस स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके ये इसका जनरल स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो उसका जनरल स्ट्रक्चर भी है यहाँ पर, शायद एग्जाम्पल देख लें कि केस के बाद, केस के कीवर्ड के बाद नाम आता है कि जिस सिनेरियो के आप डिफरेंट कंडीशंस कवर करने जा रहे हैं यूजिंग केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, उसका नाम आता है। उसमें आप केस, जैसे कि एग्जाम्पल सामने, केस मार्क्स ऑफ भी लिख सकते हैं, केस ऑफ मार्क्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। केस ऑफ मार्क्स, अगर मैं मार्क्स के डिफरेंट कंडीशंस को कवर करना के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये कंडीशनल स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। केस ऑफ प्राइसेस है, केस ऑफ टैक्सेस है, केस ऑफ प्रॉफिट है, केस ऑफ लॉस है, केस ऑफ कुछ भी है, तो अकॉर्डिंगली मैं लिखता हूँ केस ऑफ एक्स वाई जी, जो भी है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। फिर मैंने केसेस बनाए, फॉर एग्जांपल के बच्चे के नंबर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 थे तो कोलन लिखा उसके बाद, और फिर ग्रेड में ले जाकर डिस्टिंक्शन सेव कर देना, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का सही काम आपको यहाँ पर समझ आएगा कि डिस्टिंक्शन जो वैल्यू है, लिखा हुआ वर्ड है, ये ले जाकर ग्रेड में स्टोर हो जाए। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 उसने परसेंटेज ली तो मेरिट का वर्ड जाके ग्रेड के अंदर स्टोर हो जाए। अगर उसने ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 लिया तो ग्रेड के अंदर पास जाके स्टोर हो जाए। अच्छा, एक इसमें चीज का ख्याल रखिएगा, केस ऑफ अदरवाइज का पूरा नाम होता है केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। अच्छा, इसमें इन्होंने तो अदरवाइज के बाद फेल को सेव करवाया है ग्रेड के नाम के वेरिएबल के अंदर, लेकिन आप ये करें कि आपको जितनी भी कंडीशंस कवर करवानी हो उनके लिए आप केसेस बना दें, और अदरवाइज के लिए आप सिर्फ एक चीज, अकलौती वाहिद चीज बचा के रखें जो अदरवाइज में लिखें, वो एरर मैसेज हो। एरर मैसेज क्या होता है? एरर मैसेज ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने यूजर से कहा कि अपनी परसेंटेज बताओ, अब डेफिनेटली उसकी परसेंटेज जो है वो 0 से लेके 100 के बीच में हो सकती है, ठीक है। 0 से लेके 100 के बीच में उसकी परसेंटेज हो सकती है। आप 0 से लेके 100 तक जितने ग्रेड्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल उल्टा अगर शुरू करें, ए स्टेरिक, ए बी सी डी ई यू, इन सब के लिए आप ग्रेड्स बना दें। जैसे यहाँ पर डिस्टिंक्शन, मेरिट और पास का ग्रेड बना हुआ है या फेल का, सारे ग्रेड्स बना दें, और अदरवाइज में लिखें प्रिंट या आउटपुट इनवैलिड इनपुट ट्राई अगेन। क्यों अदरवाइज में हम एरर वाली सिचुएशन क्यों और किस लिए कवर करते हैं? क्योंकि देखें, ग्रेड जो बच्चा जो अपने परसेंटेज बताएगा वो 0 से लेकर 100 तक बतानी तो चाहिए उसको आइडियली इसी विंडो के अंदर, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 0 से 100 के बीच की ही कोई वैल्यू बताए। माइट भी पॉसिबल कि वो 100 से अबव, जो कि पॉसिबल नहीं है, 100 तक ही परसेंटेज जाती है, या 0 से बिलो की कोई वैल्यू शरारत में या गलती से एंटर कर दे, तो उस सूरत में उसको एरर मैसेज जो है वो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा आप अदरवाइज में एरर मैसेज जो है उसके लिए आप प्रिंट इनवैलिड इनपुट ट्राई अगेन, इस तरह का कोई मैसेज उसको दे रहे हो अदरवाइज के अंदर, और फिर उसके बाद एंड केस के कीवर्ड से ये खत्म हो जाए। जी आज कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछें बेटा। सर मेरा सवाल था, ये जहाँ हम लोगों को कंडीशन लगानी होती है वहाँ हम्म हम इन दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं ना? मतलब कहीं हमें फोर्स तो नहीं करा हुआ होता है कि कौन सी लगानी है? केस ऑफ अदरवाइज का पूछ रहे हैं, पहले ये बताएं, या इफ देन एल्स का?
नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं ना, मतलब कोई ऐसा केस तो नहीं होता कि हमें एक ही हाँ यहाँ लगानी है, एक यहाँ लगानी है। हाँ, अच्छा सवाल है आपका। देखिए अगर तो कंडीशंस जो है वो दो हैं, दो के अलावा कोई तीसरा सिनेरियो नहीं है, उसमें तो आप सिर्फ इफ देन एल्स ही लगा सकते हैं। ठीक है। हाँ, दो से ज्यादा है, तीन चार पांच एंड सो ऑन, तो फिर आप केस ऑफ अदरवाइज भी लगा सकते हैं। ठीक है, और आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल वालों के लिए दो ऑप्शन है, केस ऑफ अदरवाइज या मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स। यानी एक इफ शुरू हुआ, इफ देन एल्स एंड इफ खत्म हुआ, फिर एक और इफ शुरू हुआ। लेकिन जहां पर सिर्फ दो ही कंडीशंस का सिनेरियो है, तो फिर वहां पर आप सिर्फ इफ देन एल्स ही लगा सकते हैं। वहां पर केस स्टेटमेंट लगाना, लगा तो वो भी सकते हैं, थोड़ी सी बेवकूफी लगती है कि दो ही कंडीशंस है, वहां पर आप क्यों केसेस बना रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है। सही है, सही है आज। जी जी सही है सर। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ना थोड़ा सा लूप्स का एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि लूप्स जो है हमारे वो हैं कितने और उनकी नेचर में फर्क क्या है। ठीक है, फिर हम इसकी कल भी एक मैं कोशिश करूंगा। अभी असल में घर में मेरे थोड़ा सा कुछ काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, वो खत्म हुआ है और घर वालों को सफाइयाँ करनी है, इसलिए मुझे क्लास थोड़ा जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। तो ये कि मैं कल हालांकि रखनी नहीं थी, लेकिन कल भी इंशाल्लाह मैं रखूंगा। तो भले वो 1 घंटे ही की हो, अभी बस मैं 10 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। तो लूप्स की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। लेकिन लूप्स की पहले तो ज़रूरत को समझें कि किस तरह की सिचुएशन में इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं, ताकि आप अगर उनकी नीड आपको पर्पस पता होगा, फिर आप सवाल छोटा या बड़ा सामने आएगा तो आप वहां पे डिसाइड कर पा रहे होंगे कि लूप वाकई यहाँ पे इस्तेमाल होना है और कौन सी टाइप का होना है, जब उनकी टाइप्स का भी एक एक का पर्पस समझा हुआ होगा। लूप देखें, सीधी सी बात है कि कोई काम मल्टीपल टाइम्स करवाना है, सेम काम, रिपीटेटिव काम, और आप ये नहीं चाह रहे कि अगर फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट से उनके नाम पूछने हैं, उनकी एजेस पूछनी है, उनके एड्रेसेस पूछने हैं, तो एक बच्चे से पूछना है तो एक दफा, जैसे अभी हमने 2 नंबर पूछने थे तो 2 दफा इनपुट कमांड लिख ली प्रॉम्प्ट दे के, आउटपुट कमांड के थ्रू। लेकिन यही काम अगर मुझे 100 या 200 या 1000 दफा करना है, तो मैं 100 या 200 या 1000 दफा तो ये कमांड्स बार बार नहीं लिखना चाहूंगा। तो लूप का बेसिकली मकसद ही ये है कि वो काम जो बार बार किया जाना हो, यूजिंग राइट टाइप ऑफ लूप आप वो काम एक दफा करें, लेकिन लूप की मदद से कहीं तो किसी खास नंबर ऑफ तादाद की नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको रिपीट करवा दें, या कहीं कंडीशनली उसको आप रिपीट करवा दें। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? इसमें ये फर्क होता है, इसको भी जरा समझने पहले। वो ये कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मेरा असाइनमेंट आपने क्योंकि पिछला असाइनमेंट कंप्लीट करके नहीं दिया था, तो आप उस अब 20 दफा वो एक सवाल करके रिपीट करके लेकर आएंगे। ठीक है, अब ये एक अलग तरह की रिपीटिशन इसमें है, लेकिन इसमें रिपीटिशन क्या है, एक फिक्स नंबर ऑफ रेपिटिशन है कि हाँ भाई, इसमें 20 दफा मुझे ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या होती है रिपीटिशन वाले सिनेरियो में, जहाँ पे कंडीशनल बात आ जाए कि मैं आपसे कह दूं कि आपने काम जो है मेरा असाइनमेंट एज अ पनिशमेंट आपने बार बार करते रहना है जब तक कि आप थक ना जाएं। अब वो इसमें कोई बच्चा शायद वो 2 दफा में भी थक रहा हो, और कोई बच्चा जो है वो शायद वो 50 दफा भी कर ले। तो ये कंडीशनल बात आ गई यहाँ पर अब ना। तो अब लूप जो है इसी तरह से हमारे पास टोटल 3 तरह के लूप हैं। ठीक है, पहली जो टाइप ऑफ लूप है हमारा, उसका नाम है फॉर टू नेक्स्ट लूप। ठीक है, अगर हम उसकी टाइप की बात करें, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1, इसको फॉर टू नेक्स्ट को हम काउंट कंट्रोल लूप भी हम इसको कह रहे होते हैं। ये कब यूज होता है कि जब हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ रेपिटिशंस मेंशन हो। ठीक है, तो पहला लूप है फॉर टू नेक्स्ट लूप, उसको शॉर्ट फॉर्म में फॉर लूप कह रहे होते हैं, पूरा नाम उसका है फॉर टू नेक्स्ट लूप। ठीक है, इसकी नेचर क्या है, एज पर नेचर इसको काउंट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई काउंट कंट्रोल लूप? क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जब हमें फॉर लूप यूज करना हो किसी भी सिचुएशन में या किसी भी सवाल में, तो हम काउंट नाम का एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और हम लिखते हैं भाई काउंट इज इक्वल्स टू 1 to 50 फॉर एग्जाम्पल। ये तो हमने कह दिया कि फॉर लूप जब यूज होता है जब फिक्स नंबर ऑफ रेपिटेशन हो।
सवाल में साफ साफ मेंशन था 50 दफा ये काम करें, 100 दफा ये काम करें, 30 टाइम्स ये काम करें, तो आप फौरन पिक कर लें कि हाँ भाई मुझे यहाँ पर लूप लगाना है और फॉर लूप ही लगाना है, क्योंकि एक फिक्स नंबर ऑफ रेपिटेशंस है। ठीक है। अच्छा, अब फॉर लूप जो लगेगा उसमें काउंट नाम का एक वेरिएबल मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई काउंट नाम का जो वेरिएबल होगा, जैसे काउंटर हमारी तस्बीह जो होती है, चाहे वो मैनुअल हो या डिजिटल हो, वो हमें ये इंश्योर करवा रही होती है, हमें ये अचीव करवा रही होती है कि जितनी दफा मुझे तस्बीह पढ़नी है उतनी दफा ही मैं एक तो अपनी तादाद पे एक नजर रख सकता हूँ उस तस्बीह की वजह से, मदद से, और उतने नंबर ऑफ रेपिटेशंस मैं करके जब वो पूरी हो जाती हैं तो वो काउंट मुझे बता देता है काउंटर, और मैं फिर वो तो अपना जिक्र रोक देता हूँ। तो इसी तरह से फॉर लूप के अंदर, अब जैसे ये एग्जांपल है आपके सामने, आई होप आपको नजर आ रही होगी। अब जरा इस एग्जांपल में देखें कि फिक्स नंबर ऑफ रेपिटेशंस हैं और उन्होंने कहा कि टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। इसमें तो चलो ये स्टेप आया, ये छोड़ दे, इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये ले लें जैसे टू इनपुट 10 नंबर्स एंड आउटपुट देयर फाइनल टोटल। अब एक काम ये था कि भाई 10 दफा इनपुट लेना है। हम 10 दफा इनपुट कमांड क्यों लिखें? ठीक है, हमने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर ये है कि हमने फॉर का कीवर्ड आया, उसके बाद लिखा फॉर काउंट इज इक्वल्स टू, या असाइनमेंट ऑपरेटर 1 to 10। ठीक है, 1 to 10 मींस 1 से ये लूप स्टार्ट होगा और ये 10 तक चलेगा। ये फिक्स नंबर ऑफ रेपिटेशंस थी, 10 दफा एक काम करवाना था। अगर 100 दफा कराना होता हम लिखते 1 to 100, 1000 टाइम्स कराना होता हम लिखते 1 to 1000। ठीक है। अच्छा, 1 इसमें स्टार्टिंग वैल्यू थी, ठीक है, कि लूप काउंटर कहाँ से चलना शुरू होगा, और 10 इसमें एंडिंग या फाइनल वैल्यू थी कि कहाँ तक चलेगा। आप चाहे तो 1 की जगह 0 से भी काउंटिंग शुरू करवा सकते हैं। इन दैट केस 0 जो है वो पहली वैल्यू होगी, और मुझे 10 दफा लूप रिपीट करवाना है तो मैं 0 to 9 लिख रहा हूँ, 9 तक 10 बन रही होंगी। एनीवेज, फॉर और नेक्स्ट के बीच में जो भी कुछ मैं लिखूंगा वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो जाएगा जो भी मैंने काउंट को वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो मैंने लिखा इनपुट नंबर, यानी इनपुट ले लिया जाए नंबर का कितनी दफा, 10 दफा, क्योंकि फॉर टू नेक्स्ट लूप की बॉडी के अंदर लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको दिखा देता हूं ये। ठीक है, ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है, कहाँ गया ये, फॉर का कीवर्ड आता है, फिर आइडेंटिफायर नेम आता है जो कि आप काउंट रख रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, आप चाहें तो इंडेक्स भी रख सकते हैं। फॉर काउंट, फिर इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर वैल्यू 1 जहां से शुरू करके टू वैल्यू 2, 20 तक जाना है, 30 तक जाना है, जहां तक भी। फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स, यानी वो लाइंस, वो कोड आ जाता है जो आप 10 दफा या 20 दफा जो भी आपने ऊपर नंबर लिखा, 1 to 50, 50 दफा या 100 दफा, जो भी आपने कमांड्स उतने नंबर ऑफ टाइम रिपीट करवानी है। फॉर और नेक्स्ट के बीच में वो स्टेटमेंट्स आएंगी। नेक्स्ट के कीवर्ड के बाद वही आइडेंटिफायर नेम आ जाएगा जो आपने ऊपर लिखा होगा। अगर मैंने ऊपर फॉर काउंट लिखा है तो नीचे नेक्स्ट काउंट आएगा, ऊपर फॉर इंडेक्स लिखा है तो नीचे नेक्स्ट इंडेक्स आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में यहाँ तक हम अभी रोकते हैं। कल हम बहुत डिटेल में बाकी दो अपने लूप्स कर लेंगे। एक होगा हमारा वाइल डू एंड वाइल लूप, और दूसरा रिपीट अंटिल लूप। थोड़ा थोड़ा भी लेके चले, लेकिन अच्छे से समझ लें, और थोड़े से मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कल आपको भेज दूंगा, जो कल की क्लास से पहले जितना आज हमने काम किया तो वो क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा समझ के चले, उसके साथ साथ प्रैक्टिस लेके चले, तो भी इंशाल्लाह बहुत कुछ इंशाल्लाह हम अचीव कर लेंगे। तो कल हम फिर इंशाल्लाह अपने बाकी दो लूप्स, वाइल डू एंड वाइल और रिपीट अंटिल लूप विद एग्जांपल्स और उनका सूडो कोड वो कर रहे होंगे। तो आज तक जो आपने समझा, कल तक इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसको देख लें, इसको रिकॉल कर लें। चाहे तो जो मैंने कुछ बताया उसको दोबारा से रीइंफोर्स करने के लिए यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख लें कि भाई वेरिएबल कांस्टेंट का क्या कॉन्सेप्ट का फर्क है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, डिक्लेयर सूडो कोड में कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इफ देन एल्स एंड इफ कहाँ लगाना है और किस तरह लगाना है, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस कहाँ और कैसे लगाना है, और लूप्स में से पहला लूप फॉर टू नेक्स्ट लूप कब और कहाँ और कैसे यूज करना है। बस यहाँ तक अभी हम रख रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें, फिर अदरवाइज मैं फिर एंड कर देता हूँ क्लास। ठीक है जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर एंड करते हैं।
नहीं सर, सब क्लियर है, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है बेटा, अभी कल इंशाल्लाह रखेंगे बाकी क्लास, ठीक है? चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।